Refraction of light at plane surfaces is the most important topic for class 10th ICSE and CBSE. मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा। वेलकम टू आवर चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। चलिए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कब होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको चाहिए मीडियम। अब मीडियम कैसा होना चाहिए इसके बारे में समझ लीजिए। मीडियम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होमोलोगस। क्या मतलब है ट्रांसपेरेंट होमोलोगस का? मतलब होमोलोगस मींस पूरा एक जैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें हम आर पार जा सकें, तो ऐसा मीडियम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, रिफ्रैक्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेनन मतलब क्या है? सरफेस फिनोमेनन ये सरफेस से टच करते हुए होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट सिंपल, ये तो समझ में आ जाता है, सरफेस से ही रिलेटेड है। अब क्या होता है रिफ्रैक्शन देखते हैं। सपोज करो ये हमारा कोई एक मीडियम है, ठीक है, और ये हमारा कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है, क्लियर। एक रे आई, सरफेस पे स्ट्राइक की, जहां पर स्ट्राइक की ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रे आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई, देखो लाइट की रे जो है ना स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है सबसे पहला, और जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट पे हम तुरंत क्या बना देंगे? एक डॉट 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 करके इस सरफेस के साथ। ये जो सरफेस है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, होमोलोगस है, क्लियर। इस सरफेस के साथ ये जो एंगल बनाएगी इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक्चुअली में हम जाना कहां चाहते हैं? रे जो ट्रेवल कर रही थी उसका एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल पाथ, ठीक है। घर से निकली और कह रही मैं तो इधर सीधी जाऊंगी, बीच में ये सरफेस अटक गया, ठीक है। सरफेस अटक गया तो इसके पास दो चॉइस है, या तो रे ये इधर बेंड हो जाए, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस ये है कि रे ऐसे आ रही थी, इंसिडेंट रे, ये क्या कहलाएगा सरफेस पे? नॉर्मल। याद रखना, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अगर हमारा सरफेस ऐसा है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो इस पे जितने भी नॉर्मल बनेंगे वो सब ऐसे बनेंगे जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। पर ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल ऐसे ही देखा जाए। अगर हमारा कोई कर्व या टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक ले लेना चाहिए पहले टेंजेंट, यानी टच करती हुई लाइन। जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है वहां पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करने के साथ उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो लाइन जाएगी वो कहलाएगी नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, ये टेंजेंट, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो लाइन होती है वो नॉर्मल कहलाती है। चूंकि ये खुद अपने आप में एक सरफेस है, इसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई आर लिख रहा हूं शॉर्टकट में, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब पहले देखा करो एक्चुअल पाथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पाथ, ठीक है। रे कह रही है मुझे इधर जाना है, जाओ भाई। बीच में अटक गया सरफेस, ठीक है। सरफेस अटक गया तो इसके पास दो चॉइस थी, या तो ये अंदर की तरफ बेंड हो जाए या बाहर की तरफ बेंड हो जाए, ऐसा भी हो सकता था। यहां पर देखो, एक हमने मीडियम 1 और मीडियम 2 लिया है, यहां पर भी मीडियम 1 और मीडियम 2 लिया है, ठीक है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। रे ऑफ इंसिडेंस, रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हमारा? ये आई। देखो एक चीज जरूर नोट कर लेना, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ नॉर्मल हो, दोनों ही रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल या इंसिडेंस एंगल, ये हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो इस शुरुआत में यहां से की थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसको समझिए, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है।
इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ ये था, इससे डेविएट हो जाएगी। अब ये नॉर्मल की तरफ भी जा सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। तो जब ये एक्चुअल पाथ से ऐसे में टर्न हो गई तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, ठीक है ना। टुवर्ड, इस एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। मोस्टली बच्चों को ये ध्यान रखना है, चाहे इंसिडेंस एंगल हो या रिफ्रैक्टेड एंगल हो, इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों में से कोई भी हो, दीज विल बी measured with नॉर्मल। ये जरूर ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है आपको। मतलब देखो बच्चे क्या करते हैं, बोले सर क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल मेजर करना है। ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्टेड एंगल को मेजर करना है। देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। नॉर्मल के साथ ही एंगल मेजर करना है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये नॉर्मल के साथ ही आपको एंगल मेजर करना है। तो हम क्या समझे रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि डेविएट हो तो गई, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ट्रांसपेरेंट में डेविएट हो गई अपने एक्चुअल पाथ से, पर ये डेविएट क्यों हुई? पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ये डेविएट क्यों हुई और नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई या नॉर्मल से अवे हुई? अगर हम इसकी बात करें तो यहां हम देख रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, इस वाले ग्राफ है ना नॉर्मल। इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना, देखो ये नॉर्मल से दूर की तरफ हो गई, ये देखो इनसाइड चली गई ना, एक्चुअल पाथ से अंदर की तरफ चली गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह होती है मीडियम, पहली बात तो, ठीक है। अगर कोई रे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है तो इसका मतलब ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली कैसा है? रेयर है, रेयरर, ठीक है ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल घुस गए अगर हम तो डेंसर, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गए अगर हम तो इसका मतलब ये मीडियम डेंस था और ये मीडियम कैसा था? रेयर था। आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि सपोज करो ये कोई रे आ रही है, ठीक है ना, और ये कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब हम जाना इधर चाहते हैं और भीड़ है बहुत ज्यादा, इसमें से अगर हम पास हो रहे हैं तो हम जाना जहां चाह रहे थे, भीड़ की धक्का मुक्की के कारण हम इस तरफ बैंड हो गए क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, तो हम नॉर्मल की तरफ बैंड हो गए। तो इसलिए क्या कहेंगे? ये डेंसर मीडियम था क्योंकि यहां भीड़ ज्यादा है। यहां पर क्या है? यहां ऑलरेडी भीड़ ज्यादा है तो हम बड़ा फंस 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 कर सीधा सीधा यहां निकल रहे हैं, और यहां पर भीड़ कम हो गई, आजाद है, फटाफट फटाफट दौड़ लगाई तो हमें नॉर्मल से दूर की तरफ हम आराम से भाग गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर कोई रे सिर्फ नॉर्मली आए तो क्या होगा? मींस अगर कोई रे हमारी लाइक दिस, ये हमने नॉर्मल बनाया था ना, इधर समझ रहे हो ना, ये थर्ड समझ, चाहे मीडियम वन हुई है, मान लो ये रेयर है और ये डेंस है, ठीक है, और रे हमारी ऐसे में आ रही है, ठीक है ना। देखो मैंने एरो का साइन जरूर लगाया करो, ये एरो का साइन नहीं लगाओगे ना तब तक पता नहीं चलेगा किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। तो रे देखो ये नॉर्मली आ रही है, बच्चों के दिमाग में क्या था? नॉर्मली आ रही है मतलब 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि आपको एंगल, ये रे का एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करना पड़ता है, ये वाला, इसके साथ थोड़ी मेजर करते हैं हम। और अगर इस एंगल को हम ऐसे 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 धीरे 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 करके अगर हम नॉर्मल की तरफ ले गए तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा? 0। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो हम कहते हैं रेज कमिंग नॉर्मली। तो नॉर्मली रे आई तो सीधा स्ट्रेट वे में पास हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे अपने पाथ से डेविएट हो जाना। अब बात है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है ना। तो रीजन को हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आप समझते हैं हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन की मेन वजह है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सपोज करो मैं ये स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल V लिख रहा हूं और ये वैक्यूम या एयर का सिंबल लिख रहा हूं A, स्मॉल a। स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कहूं तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो ये होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो लाइट वही है, लाइट वही है, लेकिन अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड बदल जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अपनी स्पीड बदलेंगे तो हमारा ट्रैक भी चेंज होगा। इस वजह से लाइट का ट्रैक चेंज हो जाता है। सपोज करो ये हमने वैक्यूम ले लिया है ना, और ये हमने ले लिया कुछ वाटर, ठीक है। अब लाइट जो है यहां से आई वैक्यूम से, जब यहां से आ रही थी तो यहां पर लाइट की स्पीड मान ली हमने v1 कितना होना चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हमारा एक्चुअल पाथ ये है ना, एक्चुअल पाथ हम जाना इधर चाहते हैं, जाना इधर चाहते हैं, लेकिन वाटर के अंदर हमने आपको क्या बताया, लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। अगर लाइट की स्पीड कभी भी डिक्रीज कर जाए तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, यानी नॉर्मल ये है, नॉर्मल के साथ ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो व्हेन स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी, याद रखना व्हेन स्पीड डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है, तो हम कहां बैंड हो जाएंगे, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर। अगर यही इसका मतलब, अगर हम टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गए तो इसका मतलब अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई तो जिस मीडियम में हम घुसे उसको हम कहेंगे डेंस, और जहां से आए उसको बोलेंगे हम रेयर। तो रेयर और डेंस हम रिलेटिव में बोलते हैं। क्लियर। अगर हमने ये कहा कि लाइट ऐसे में आ रही है, ये हमने नॉर्मल बनाया, और यहां पर हमने ले लिया कुछ वाटर, और यहां पर हमने ले लिया ग्लास, समझना भाई बात, वाटर और ग्लास। अब सोचो बच्चों क्या होगा, पहले तो देखो हमारा एक्चुअल पाथ क्या है, और फिर कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंस है, ये देखना है। यहां पर देखो वाटर की स्पीड हमने आपको बताई थी डिक्रीज हो गई थी। यहां पर अगर आप स्पीड ऑफ वाटर देखेंगे तो 2.25 इंटू 10⁸, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, तो हम एक्चुअल पाथ से देखो कहां चले जाएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमारी स्पीड पहले से कम हो गई। तो इसका मतलब अगर स्पीड कम हो रही तो हम हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर, और इसको क्या बोलेंगे हम, डेंस। अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब यहां ले ले हम ग्लास, ठीक है ना, ये ले लिया हमने ग्लास और ये बना दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, एक्चुअल पाथ, एपी लिख रहा हूं शॉर्टकट में, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ मतलब जहां जाना चाह रहे हैं, हमारा रास्ता ये कि हमारा, हमने ये ट्रैक चुना, में इधर जाना है। अब होगा क्या, हम अपना ये देखेंगे, यहां स्पीड ग्लास में स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10⁸, और यहां स्पीड कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸। आप देख रहे हो ग्लास से हम कहां जा रहे हैं, सॉरी वाटर में, है ना। अब हमारी स्पीड पहले 2 इंटू थी, अब 2.25, तो स्पीड क्या कर गई हमारी, बढ़ गई, यानी स्पीड क्या कर गई हमारी, इंक्रीज कर गई। अगर किसी मीडियम में एंटर करने पर हमारी स्पीड बढ़ जा रही है तो हम हमेशा हो जाएंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्पीड ही मेन वजह है कि ये क्यों बैंड होती है। तो अब देखो हम कहां चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे, दिस वन, ठीक है। देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गए, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंस एंगल है आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो ये स्पीड आपको समझ आया कि मेन वजह स्पीड है कि ऐसा क्यों होता है। अब एक शब्द और आता है डेविएशन, डेविएशन को समझते हैं, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, ग्लास से जब हम वाटर में जा रहे थे तो हम ग्लास को बोल रहे थे डेंस और वाटर को बोल रहे थे रेयर। क्यों बोल रहे थे रेयर, क्योंकि ग्लास में स्पीड कम थी इसलिए हमने उसे डेंस कहा, और वाटर में स्पीड ज्यादा थी इसलिए हमने उसको रेयर कहा। तो याद रखना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप रेयर से डेंस जाएंगे तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर आप डेंस टू रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमेशा लाइट का बिहेवियर ऐसा होगा स्पीड चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब देखो हम जो डेविएशन की बात कर रहे हैं वो कैसे, उसका मतलब क्या है, हमारा एक्चुअल पाथ क्या है, ये ना, इधर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और मुड़ कहां गए हम, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब हम रेयर से डेंस की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ये जो है हम अपने पाथ से भटक गए,
हम इतना डेविएट हो गए, हम असली रास्ता यहां था, ऐसा जाना चाह रहे थे और भैया इधर मुड़ गए, तो हम अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। इसलिए इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां क्या होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हो, अगर हम मैथ्स के हिसाब से सोचें, ये और ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इस स्थिति में, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, जब हम रेयर से डेंस में जा रहे हैं, तब देखना क्या हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आई माइनस आर, ठीक है ना। तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब हम अपने इतने एंगल से डेविएट हो गए और इसी वजह से हम क्या चले गए, अंदर की तरफ चले गए। लेकिन अगर हम डेंस टू रेयर की बात करें, ठीक है ना, डेंस टू रेयर समझना, यहां लिख दे रहा हूं डेंस टू रेयर। देखो ये डेंस टू रेयर ना, ग्लास से वाटर में जा रहे थे हम, अब देखो हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहे हैं, हम एक्चुअल पाथ क्या है हमारा, ये है, और हम मुड़ कहां गए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इतना क्या हो गया, अपने एक्चुअल पाथ से इतना हम क्या कर गए, डेविएट कर गए ना। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको डेल्टा मान लें और ये तो हमारा पूरा एंगल आर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा हमारा, बताओ, दैट विल बी आर माइनस डेल्टा, क्योंकि देखो आर बड़ा एंगल है और डेल्टा थोड़ा छोटा एंगल है, तो ये कितना जाएगा, आर माइनस डेल्टा। और ये आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आई और आर माइनस डेल्टा। तो हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आर माइनस डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, आर माइनस आई। देखो, तो जब हम रेयर टू डेंस में जा रहे थे, तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था आई माइनस आर, और जब हम डेंस टू रेयर में जा रहे हैं, तब हमारा एंगल कितना है, आर माइनस आई। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में इसका बनता है कि बताओ, बस डायग्राम दे दिया और पूछा बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब समझ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, सपोज करो ये एक लाइट है, ठीक है, तुरंत हमने इस पे बना दिया नॉर्मल, ठीक है, और ये मीडियम 1 लिया हमने और ये मीडियम 2 लिया, ठीक है। हमारा एक्चुअल पाथ क्या ये है, और हम टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गए। तो इसका मतलब ये मीडियम कैसा हो जाना चाहिए हमारा, डेंस, और ये क्या हो जाना चाहिए हमारा, रेयर, क्योंकि हम टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो पहला लॉ ये कहता है, इंसिडेंट रे शॉर्टकट में आई आर लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रे शॉर्टकट में आर आर लिख रहा हूं, एंड नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इसका मतलब क्या है, शुड लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है कि हम ये 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं। ये जो प्लेन हमने बनाया, जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं इट शुड लाई इन द सेम प्लेन। 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ रहे इसको हम। तो ये पहला लॉ हो गया रिफ्रैक्शन का। दूसरा लॉ जो है वो कहलाता है स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो बच्चों, यहां पर मान लो लाइट की स्पीड है v1 और यहां लाइट की स्पीड क्या होगी, v2। स्पीड चेंज होगी तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हर एक मीडियम की अपनी लाइट को बेंड करने की एक कैपेसिटी होती है। तो यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखो इंडेक्स शब्द का मतलब होता है नंबर। आपने अक्सर बुक में देखा होगा कि इंडेक्स लिखा होगा, है ना। तो इंडेक्स शब्द का मतलब तो ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो रिफ्रैक्शन की इवेंट को कर पाता है, कितने न्यूमेरिकल वैल्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम ये बोलेंगे बेंडिंग कैपेसिटी। बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। हम लाइट को कितना बेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करो तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसे एक ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, MEW, म्यू, इस लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब बेंड किसने किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बैंड किया हमारे सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में तो हम चले ही आ रहे थे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बैंड करने वाला मीडियम कौन सा है हमारा, सेकंड मीडियम, ठीक है ना। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम।
सेकेंड मीडियम ने बेंड किया तो बेंडिंग कैपेसिटी किसकी बोलेंगे हम सेकेंड मीडियम की बेंडिंग कैपेसिटी के बारे में बताएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखेंगे, और किसने इसको क्या करते, सेकेंड मीडियम यहां लिखेंगे क्योंकि सेकेंड मीडियम की बेंडिंग कैपेसिटी बता रहे विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि यहां रेस्पेक्ट वर्ड शब्द का मतलब ये होता है कि हम भाई किसके रिलेटिवली बेंड कर रहे हैं, रेयर और डेंस की बात नहीं है, तो हम फर्स्ट के रिलेटिव बेंड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब सेकेंड मीडियम की बेंडिंग कैपेसिटी फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि अगर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दिस इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, साइन कॉस टेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। ये इतना यूजफुल क्यों है, और भी तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, ये एक ऐसा मेथड है कि हम आराम से यहां बैठ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने को ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से आराम से इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए में और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ को सेकंड लॉ में रखा गया। अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का तो दूसरा तरीका भी है, पर इस तरीके को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसको हम रिलेटिव शब्द यूज करेंगे। रिलेटिव शब्द का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे रिलेटिव, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट के रिलेटिव ही तो इसको मेजर कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव। लेकिन अगर सपोज करो ये एक लाइट है और ये लाइट हमारी वैक्यूम में आ रही है, ठीक है ना, वैक्यूम में या फिर एयर में है, वैक्यूम और एयर दोनों में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हमने बना दिया नॉर्मल। अब ये मान लो दूसरा मीडियम हमारा है ग्लास, ठीक है ना, ग्लास मान लिया सेकेंड मीडियम को हमने, तो ये हमारा इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो क्या अब हम इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ये रिलेटिव तो है लेकिन किसके रिलेटिव है, एयर और वैक्यूम, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम या एयर के रिलेटिव हो तो हम उसको दूसरा नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट शब्द का मतलब समझो, एब्सोल्यूट मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, और इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम ये लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वी फॉर वैक्यूम, या फिर हम कुछ ना लिखें, ना एयर लिखें ना वैक्यूम लिखें, हम लिखेंगे विद ओनली जी। तो याद रखना, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, हर किसी का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिलेटिव तो होता ही होता है। कोई भी है, ग्लास है वो अलग तरीके से लाइट को बेंड करेगा, वाटर है अलग तरीके से बेंड करेगा, कैरोसिन है अलग तरीके से बेंड करेगा, तो हर मीडियम का एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है। लेकिन अगर मैं कांटेक्ट में, जैसे लाइट हमें एयर से आई ग्लास में गई, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से आई वाटर में गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हमने वाटर और ग्लास, मतलब पानी के एक बर्तन में हमने एक ग्लास रख दिया, प्लेन सरफेस रख दिया, तो अब रे पहले तो आई होगी एयर से लेके वाटर में, तो वाटर का हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, एब्सोल्यूट, ठीक है। और वाटर से के बाद गई ग्लास में, तो हम क्या कहेंगे, अब वाटर से जब ग्लास में गई तो ग्लास में बेंड किया ना किसको, वाटर से आने वाली लाइट को, तो हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि अब वाटर बेंड करने जा रहा है, ग्लास बेंड करने जा रहा है वाटर से आने वाली रेस को, तो रिलेटिव को एब्सोल्यूट। तो ये एक बात ध्यान रखना, हर मीडियम का खुद का एब्सोल्यूट तो होता ही होता है, रिलेटिव तब होता है जब वो किसी दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आ जाए। और अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। और भी एक मेथड होता है, वो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब कुछ लाइट के ना कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज को समझते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है,
ये हमने साउंड लेक्चर में ही बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 फीचर तो आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। 3 चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी वेव्स में, क्योंकि लाइट भी तो एक वेव ही है ना। अब मान लो ये कोई हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा क्या है? एक सेकेंड मीडियम है। क्लियर? अब यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। अब या तो ये टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, दो में से कोई एक चीज तो होगा। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका। सपोज करो कि ये आपका मीडियम एयर है, ठीक है, और ये कोई दूसरा आपका मीडियम ग्लास, वाटर, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। यहां पर लाइट की स्पीड का सिंबल सी लिया जाता है, तो लाइट की स्पीड का सिंबल हमने सी ले लिया, और यहां मीडियम में जाने पे उसकी स्पीड क्या होती है? बदल जाती है, तो हमने सिंबल क्या ले लिया? वी ले लिया। अब इसको देखो, एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम है और यहां पर लाइट की स्पीड है कुछ 10, ठीक है। अब हमें पता है दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्पीड बदलेगी। दूसरे मीडियम को कुछ भी मान लो और यहां पर लाइट की स्पीड को ले लो 5। हम एग्जांपल से समझते हैं, होती नहीं इतनी, समझना है बस कि आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर वेवलेंथ हमने मान ली इसकी 5 और यहां पर हमने वेवलेंथ ले ली 2.5। अब हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये वेव का ही फॉर्मूला है ना, लाइट भी तो एक वेव ही है। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो यहां से हम f की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? v अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलो इन दोनों का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, v1 अपॉन लैम्डा 1। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? बोलो 10 अपॉन 5। यहां पर देखो, यहां पर f निकालो, v2 अपॉन लैम्डा 2 क्या आएगा? 5 अपॉन 2.5। यहां से आंसर कितना आया था? 2। यहां से आंसर कितना आया? 2। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि स्पीड देखो हमने क्या किया, स्पीड हमने डिक्रीज की, पहले 10 थी, 10 से 5 हुई। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ भी क्या की हमारी? 5 थी, 2.5, वेवलेंथ भी डिक्रीज की, बट देयर रेशियो डज नॉट चेंज। द रेशियो डज नॉट चेंज, और इनका रेशियो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे 1 मार्क का, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। दोनों ही सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी कि स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन इनका रेशियो दोनों ही मीडियम में चेंज नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज समझना जरूरी था। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझेंगे। देखो, एयर में अगर हम लाइट को ले रहे हैं तो सिंबल क्या ले रहे हैं? सी। तो देखो, अगर हम एयर में ले रहे हैं और ये कोई डेंसर मीडियम ले लिया, रेयरर मीडियम ले लिया, जो भी मीडियम लेना है, चलो मीडियम लिख देता हूं, ठीक है ना, मीडियम एम। अब इसके अंदर लाइट कहां गई पता नहीं, भगवान जाने कि भाई टुवर्ड्स द नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अभी मैं सिचुएशन नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम क्या कहेंगे कि बताओ, यहां पर एयर में अगर हम लाइट की स्पीड लेंगे तो क्या ले लेंगे? सी। अब हम जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो हमने एफ सिंबल ले लिया। अब एयर में हमने वेवलेंथ को लिख दिया लैम्डा ए। अब यहां पर लाइट घुस गई मीडियम में, यहां पर इसकी स्पीड क्या हो गई? v। अब अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे तो v इक्वल टू क्या लगाएंगे बताओ? एफ इंटू लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा के साथ हम इसमें v लिख देंगे, ठीक है ना, ताकि हम ये लिख दें कि वेवलेंथ इन मीडियम, एम लिख दे रहे हैं, है ना, वेवलेंथ इन मीडियम, इस मीडियम के अंदर इसकी वेवलेंथ ये हो गई। यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा? सी अपॉन लैम्डा ए। यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा? v अपॉन लैम्डा एम। हम जानते हैं कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे? c अपॉन लैम्डा ए इक्वल टू v अपॉन लैम्डा एम। तो एक रिलेशन है, अगर वेवलेंथ का टर्म या न्यूमेरिकल लगाते समय दे दी तो हम इसका यूज कर लें, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? लैम्डा एम, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, v इंटू लैम्डा ए अपॉन सी। तो किसी मीडियम में अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो और उस मीडियम में हमें स्पीड गिवन हो, लाइट की स्पीड तुम्हें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अगर एयर में वेवलेंथ पता हो और दूसरे मीडियम में स्पीड पता हो लाइट की, तो हम उस मीडियम में उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहीं पे हम बात कर लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात एयर में करें या फिर वैक्यूम में करें, दोनों चीजें एक ही, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड दोनों में क्या होती है? सेम। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। देखो यहां एयर लिखूं
तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। कई बार ऐसे लिख देते हैं वी फॉर वैक्यूम म्यू एम, या फिर अकेला क्या लिखेंगे एम, ठीक है। एब्सोल्यूट है क्योंकि हम एयर वैक्यूम के रिलेटिव ले रहे हैं, तो म्यू का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम कहेंगे पहले हमारी लाइट जो है किस मीडियम से आ रही है, एयर से, किस में जा रही है, सेकंड मीडियम में। तो हम क्या कहेंगे जिस मीडियम से आए उस मीडियम में स्पीड की लाइट बताओ, और जिस मीडियम में गए वो बताओ। तो पहले मीडियम यहां जो लिखा है उस मीडियम में स्पीड लेंगे लाइट की, फिर दूसरे मीडियम में तो क्या लिखेंगे सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हम एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर हम इसी को चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हमने देखा ना सी इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू लैम्डा, तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ इंटू लैम्डा ए अपॉन एफ इंटू लैम्डा एम, मीडियम में वेवलेंथ और लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रखनी है सेम, फ्रीक्वेंसी कैंसिल। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं सी अपॉन वी इन मीडियम एंड लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। तो कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट की जगह वेवलेंथ दे दी जाती है लाइट में, कि एयर में वेवलेंथ गिवन है, मीडियम में वेवलेंथ गिवन है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से निकालो। अगर स्पीड ऑफ लाइट गिवन है तो यहां से निकालो। तो ये बात किसकी थी, एब्सोल्यूट की। किसकी थी, एब्सोल्यूट। और अगर मैं कहूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव का मतलब क्या होगा, हमारा पहला मीडियम एयर नहीं होगा, कुछ भी हो, वाटर टू ग्लास हो, ग्लास टू वाटर हो, कुछ भी हो, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। मीडियम पहला एयर नहीं है बस। अब हम स्पीड लिखेंगे तो ये स्पीड का फॉर्मूला भी लगा देंगे v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा वाला, तो क्या लिखेंगे एफ इंटू लैम्डा वन एफ इंटू लैम्डा टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो लाइट की चेंज नहीं होती दोनों मीडियम में, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में कोई वो नहीं है कि मैं बहुत कुछ याद कर रहा हूं, मैं बस मीडियम का ध्यान रखना है कहां से आ रहे हैं और कहां की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे चलो इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज। चलो कुछ और तरीके से भी चीजों को समझते हैं। सपोज करो ये एयर या वैक्यूम है, ठीक है, और ये कोई हमारा एक मीडियम है जिसे हमने वन नाम दे दिया, और ये एक रे आ रही है और ये इसमें चली गई, कहीं भी गई, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। हमने कहा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। आप चाहो तो सिर्फ म्यू1 भी लिख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या है सी और यहां क्या है v1। अगर यही लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम v2 में जा रही, मतलब सेकंड मीडियम नाम दे दिया हमने इसको, और ये एयर, यहां स्पीड ऑफ लाइट को सी लिख दिया, यहां v2 लिख दिया। अब हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड यानी एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एब्सोल्यूट। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे आप ए लिखो ही मत, है ना, ये 2 भी लिख दो डायरेक्ट। सेकंड मीडियम को नाम हमने सेकंड नाम दे दिया, तो क्या लिखेंगे सी अपॉन v2। यहां से अगर हम उल्टा लिख दें, मतलब 1 अपॉन म्यू1 की वैल्यू निकाले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 अपॉन सी। यहां से अगर हम 1 अपॉन म्यू2 की वैल्यू निकाल दें, यहां इधर इधर कर दे रहा हूं, 1 अपॉन म्यू2 की वैल्यू निकालें, तो 1 अपॉन म्यू2 कितना हो जाएगा v2 अपॉन सी। क्यों निकाला, अभी ये पर्पस अभी सॉल्व किए दे रहे कि हमने 1 अपॉन म्यू1 और 1 अपॉन म्यू2 क्यों निकाला, वजह बता रहा हूं। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। हर किसी का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट तो सारे मीडियम का होता ही है क्योंकि एयर से तो जाती है, पर जब कांटेक्ट में दो अलग अलग मीडियम आ जाते हैं ना, तब हम रिलेटिव की बात करते हैं ना। अब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चलेगी, मीडियम कुछ भी बना रहे हैं, रेयर डेंस डेंस रेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। हमने बोला वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, और हमें मालूम है कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है v1, क्योंकि वो उसका एब्सोल्यूट पता है। सेकंड मीडियम में हमने लाइट की स्पीड को क्या माना है v2। तो अब लेकिन लाइट आ कहां से रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, पहले एयर से आ रही थी, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे c का, स्पीड ऑफ लाइट का अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा, देखो वहां लिखा हुआ है 1/μ1 और ये हो जाएगा 1/μ2। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई कर दो तो 1/μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2/μ1। एक नया फॉर्मूला आ गया, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डेटा गिवन हो उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं फॉर्मूला μ2/μ1 भी यूज कर सकता हूं। स्पीड का मतलब होता है पहले मीडियम की स्पीड दूसरे मीडियम की स्पीड जिसमें एंटर मार रहे हैं, और लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट में लिखोगे तो μ2/this लिखोगे। और अगर आपको इंसिडेंट एंगल गिवन है और रिफ्रैक्टेड एंगल गिवन है तो आप ये भी लिख सकते हो स्नेल्स लॉ, मतलब sin I/sin R। तो यानी हमारे पास तीन मेथड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के। अब जैसा क्वेश्चन में डेटा गिवन हो उसी के हिसाब से हम ये फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, एबिलिटी ऑफ लाइट क्या है ये प्रिंसिपल, समझो। लाइट अगर ऐसे में आ रही है, ठीक है ना, और ऐसे में जा रही है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि इस एंगल से लाइट को भेजूं, देखो एरो का साइन मैंने यहां की जगह ऐसा उल्टा कर दिया और यहां से मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो यहां पर हम कहेंगे ये फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, मीडियम वही है, लेकिन यहां फर्स्ट से हम सेकंड में जा रहे थे और यहां सेकंड से हम फर्स्ट में जा रहे हैं। अब हम बोले 1/μ2, तो भाई 1/μ2 बराबर क्या होगा बोलो आपका, किसी भी एक टर्म में लिख दो। सपोज करो मैंने लिखा μ2/μ1, ऐसा लिख दिया। क्योंकि लाइट रिवर्स पाथ पे जाती, जिस रूट पे आती है उसी रूट पे जाती भी है, तो अगर हम यहां से भेजेंगे तो हमारा चूंकि सेकंड मीडियम से जा रही है फर्स्ट में, तो हम क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, क्योंकि हम फर्स्ट में एंटर कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको μ1/μ2, ठीक है। और अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 1/μ2 इंटू 2/μ1 तो हमारा आएगा μ2/μ1 इंटू μ1/μ2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। तो एक रिलेशन बन गया हमारे लिए 1/μ2 इक्वल टू 1/μ12। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो दूसरे मीडियम का हम निकाल सकते हैं। ये हमने इसको प्रूव करके दिखाया। प्रूव करने का तरीका इनमें से कोई भी एक मेथड हो सकता था, कई बुक में ऐसा भी दिया रहता है कि भाई अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। कैसे 1/μ2, अब देखो फर्स्ट मीडियम से आप सेकंड में जा रहे हो, स्नेल्स लॉ लगा दो sin I/sin R, कोई बात नहीं। अगर आपने रिवर्स कर दिया लाइट को तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे 2/μ1। अब जब इसको उल्टा ही कर दिया तो ये एंगल रिफ्रैक्टेड थोड़ी बचा, ये बचा इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड हुआ, तो हम क्या लिखेंगे sin R/sin I। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/μ2 इंटू 2/μ1, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम वही रिलेशन आ गया। अब चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट समझो हमें क्या बेनिफिट मिलता है इसका। सपोज कर दो मैंने कहा ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और मैंने पूछा बताओ वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या है, तो हम क्या ना क्विक कैलकुलेशन करते हैं। वैसे तो मुझे आंसर पहले ही पता चल जाता है कि आना क्या है। अगर ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो इसका मतलब इसका आंसर 2/3 आएगा। अब पूरा लिख के ही दिखाना है, पेपर में सॉल्व करके ही दिखाना है, तो आप लिखोगे W/μg इंटू G/μw इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर ये कितना है बोलो 3/2 इंटू G/μw इक्वल टू 1, निकाल दो μw विद रेस्पेक्ट टू G इक्वल टू 2/3। तो आप पूरा करके दिखाना चाहते तो ये ड्रामा कर दो, और अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता ही करना है तो पहले ही पता रहेगा इसका आंसर क्या है। तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है इसका कि अगर हमने कह दिया डेंसर का रेयरर के रेस्पेक्ट में है 1/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब 4/3, तो उल्टा निकाल दो डेंस टू रेयर, रेयर टू डेंस, तो आपका आंसर आ जाएगा उल्टा, जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये बेनिफिट होता है जैसे हमने आपको ये एग्जांपल करके दिखाया। तो अब इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। स्नेल्स लॉ को क्या हम घर पे या
लैब में बैठ के या स्कूल की लैब में बैठ के क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या क्लासरूम में बैठ के इसको प्रूव कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं क्या स्नेल्स लॉ से? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसका हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देंगे। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा, देखो, एक हमने रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स ले लिया। क्या ले लिया? ग्लास बॉक्स, है ना, रेक्टेंगुलर। अब हमने क्या किया, यहां से हम इसको एक लाइन इस बॉक्स की बाउंड्री बना दी, और हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे को ले लिया। अब ये हमारा मीडियम कौन सा है? रेयर। और ये ग्लास है तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो, डेंसर। और जहां से हम इसको आईज है, जहां से हम इसको देख रहे हैं, वो क्या है हमारा? रेयर। तो होगा क्या, ये हमने बना दिया नॉर्मल, और ये हमने बना दिया इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, ये रे रेयर जाना कहां चाहती है? इस तरफ, है ना, और डेविएट हो जाएगी। डेविएट हो जाएगी तो ये अंदर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, लाइक दिस। हो गई बेंड अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब यहां पे जिस सरफेस पे ये टकराई, अब ये सेकंड सरफेस हो गया ना, तो तुरंत इस पे क्या बना दिया हमने? नॉर्मल। नॉर्मल बनाया। अब देखो ये मीडियम कौन सा है? डेंस। और रे का जा कहां रही है? डेंस टू रेयर। तो एक्चुअली में ये जाना कहां चाहती है रे, बोलो? इधर। ये इसका एक्चुअल पाथ है ना कि हम ऐसा जाना चाहते हैं, पर ये क्या करेगी? डेंस टू रेयर में जाने पे स्पीड लाइट की बढ़ जाती है, तो क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे अब हमारी आंख पे पहुंचेगी ये। तो ये एक चीज ध्यान रखना, जब ये हमारे पास पहुंचेगी तो जो इनिशियल रे है ना, वो इनिशियल रे जिस ट्रैक पे जा रही थी वो, और जो फाइनल रे जिस ट्रैक पे जा रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? आपस में पैरेलल। ठीक है, लेकिन इधर वाले बंदे को जो देख रहा है, उसको ये और ये बिल्कुल एक ही लाइन में दिखेंगी, इस तरीके से, यहां से। लेकिन आप बना रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन अगर हम सामने से ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो ये रे और ये रे हमें एक ही लाइन में दिखाई देंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर कुछ पिन लगा देते हैं ना, पिन लगा देते हैं। और जब हम यहां से देखते हैं, जिस लाइन में हमें दोनों एक साथ दिखती है, वहां पर दो पिन लगा देते हैं। ठीक है ना, ट्रैक पे ऐसे पिन लगाते, तो ये हमें पूरा ट्रैक क्या दिखता है? एक जैसा दिखता है, क्योंकि जो पिन यहां लगाई उसी की इमेज के अकॉर्डिंग हम पहले पिन ड्रॉ कर लेते। इस पिन को देख के, इस पिन को देख के हमने ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लिए, और वो यहां पे पिन लगा दी और लाइन ड्रॉ की, और आखिरी में देखा, अरे यहां से तो पैरेलल दिख रहा था, मतलब जस्ट आमने सामने दिख रही थी रे, और यहां पर क्या हो गया, देखा तो ये पैरेलल दिख रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने जाएंगे। अब यहां पर जहां पर इंसिडेंट हुई, उस पॉइंट को हमने ओ मान लिया, सपोज करो। हमने किसी भी एक रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, और फिर सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सपोज करो ए बी। ठीक है, और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने सी डी। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सर्कल, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये रेडियस आर है, कुछ भी आर, लाइक दिस। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन आई निकाल लेंगे। तो साइन आई की वैल्यू क्या आएगी, चूंकि ये इंसिडेंट एंगल माना है हमने, तो ये आ जाएगा ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी। और परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री हो गया, और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, ओ ए। ऐसे ही हम निकाल लेंगे साइन आर। ठीक है, साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, यहां से हम देखेंगे, आर के सामने ये परपेंडिकुलर है हमारा सी डी। ठीक है, और रेडियस क्या है हमारी, बोलो, ओसी। हम जानते हैं ओए और ओसी आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एयर से हम ग्लास में गए, तो हम क्या कहेंगे, या हाँ चलो ग्लास ही ले लो, एयर टू ग्लास में गए ना, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा। तो कैसे निकालेंगे बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई की वैल्यू देख लो क्या है, ए बी अपॉन ओ ए, और ये क्या है आपका, सी डी अपॉन ओ सी। अब ओ ए और ओ सी दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दोनों इक्वल है। तो इसको हम ओ ए और ओ सी को कट कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों, मान लो इसकी वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी अपॉन सी डी। तो देखो स्नेल्स लॉ का बेनिफिट क्या मिला, मतलब हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट को किया, यहां से एक रे आ रही थी, यहां पे पिन बना दी और एक रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स रख दिया, और ऐसे आंख सामने रखी तो इस रे के जो ठीक सीधी रेखा में हमें पिन दिख रही थी, वहां पर हमने पिन को ऐसे, और यहां पे भी पिन लगा दी, और लास्ट में देखा कि ये
हमें पैरेलल दिख रही हैं दोनों, तो हमने तुरंत क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सर्कल, सर्कल से यहां पर, अब ये परपेंडिकुलर लेंथ मेजर करना हमारी कौन सी बड़ी बात है। ये परपेंडिकुलर लेंथ P1 मान लो, ये P2 मान लो, तो P1 और P2 की लेंथ को तो हम स्केल से ही मेजर कर सकते हैं ना। तो किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स का अपन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घर पे बैठे बैठे ही निकाल सकते हैं, इसीलिए स्नेल्स लॉ बेनिफिशियल है। अब आप कहोगे सर 1/v2 को तो हम v1/v2 से भी, अब लाइट की स्पीड कौन नापने जाएगा, जब कोई हमें बताएगा तब तो निकालेंगे ना, बिना बताए थोड़ी निकाल देंगे। बताएगा ना कि लाइट की स्पीड सिर्फ मीडियम में कितनी है, हम थोड़ी लाइट की स्पीड निकाल पाएंगे। हम ये निकाल सकते हैं भाई परपेंडिकुलर, जो हमारे ह्यूमन के बस में है, तो जो हमारे बस में है वो काम हम कर लेंगे। इसलिए स्नेल्स लॉ को रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ में डाला गया, ना कि स्पीड v1/v2 को डाला गया या v2/v1 को डाला गया। समझ में ना, इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो इसको थोड़ा सा, चलो यहीं पे मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी समझाता हूं, पर पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं। चलो बच्चों, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। सपोज करो हमने वही ग्लास बॉक्स ले लिया, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लिया था, ये एक लाइट की रे आ रही है, यहां पिनिंग कर दी हमने, कोई पिन लगा दी, और तुरंत यहां पर हमने इस सरफेस पे कोई नॉर्मल बना दिया N1, और ये रेयर मीडियम मान लिया, ये डेंसर, ये रेयर ग्लास है ना। रे क्या करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो हमारा एक्चुअल पाथ कहां था, हम कहां जाना चाह रहे थे, ये देखो, ये समझो इस बात को। इट वॉज द एक्चुअल पाथ जहां पर रे जाना चाह रही थी, पर इंसिडेंट एंगल ये, रिफ्रैक्टेड एंगल ये, टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गई। तो तुरंत हमने क्या किया, यहां पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि अब हम कहां जा रहे हैं, डेंस टू रेयर। तो डेंस टू रेयर जा रहे हैं, तो हम जाना कहां चाहते हैं, रे देखो कहां जाना चाह रही है, रे जाना इधर चाह रही है, ये वाली रे इस तरफ जाना चाह रही है, पर ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस, है ना। और ये हो जाएगा आपका इमरजेंट एंगल, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, अंदर वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट जो बाहर निकल के आती है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। और पहली रे और फाइनल रे आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल। तो हमारा असली रास्ता कहां, घर से निकले थे तो किस तरफ निकले थे, घर से निकले हम इधर जाने के लिए, ये एक्चुअल बात, पर हम आखिरी में देख क्या रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं, हम इस तरफ। तो हम अपने पाथ से, जो हमारा एक्चुअल पाथ है जहां से हम चले थे, वहां से हम लीनियरली इस तरफ डिस्प्लेस हो गए। देखो, तो ये जो गैप है ना इनके बीच का, कि हम इनिशियल पाथ से एक्चुअल पाथ से फाइनल जो हमारी रे है वो कितना लीनियरली डिस्प्लेस हो गई, लाइक दिस, ये एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे की बात समझ में। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट में हमें कब ज्यादा देखने को मिलेगा। तो तीन फैक्टर होते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, मैं शॉर्टकट में एलडी लिख रहा हूं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जितने ज्यादा इंसिडेंस एंगल पे होगा उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया कि मैंने इंसिडेंस एंगल लिया 30 और एक इंसिडेंस लिया 40, तो बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सेकंड सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, इसलिए जो इमरजेंट रे होगी वो एक्चुअल पाथ से ज्यादा थोड़ा सा गैपिंग बना के पास होगी फाइनल वाली। ठीक है, दूसरा, ये जो हमने ग्लास बॉक्स लिया है इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस पे हम डिपेंड करेंगे। तो कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास बॉक्स, है ना। यानी कि जितना ज्यादा ये थिक होगा, यानी ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उतनी ही इमरजेंट रे अपने इनिशियल पाथ से ज्यादा डेविएट होगी। दो फैक्टर हो गए। तीसरा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है ना। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि मान लो कि इस इधर से कोई लाइट आ रही है और यहां पर इसमें इसकी स्पीड को कुछ भी मान लो v1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, f इंटू λ1 लिखते हैं। और यहां पर अगर हम इसकी स्पीड ले लें क्या, v2, तो क्या लिखेंगे, f इंटू λ2। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है। अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि फ्रीक्वेंसी सेम है और यहां पर λ1 को ले लूं मैं 10, तो हमारी v1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए, हमारा आंसर आएगा f इंटू 10। और अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लूं कि मैं v2 ले लूं क्या, f इंटू स्पीड को ले ले रहा हूं 20। इस देखो वेवलेंथ को मैंने बढ़ा दिया, पहले वेवलेंथ 10 ले रहा था, अब 20 ले रहा था। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, v1/v2।
f इंटू 10 और f इंटू 20, आंसर कितना आ गया 1/2। तो अब सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से बढ़ गया या घट गया, 1 से छोटा हो गया। ध्यान रखना जब रेयर टू हम डेंस में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपॉन में आती है ना स्पीड, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी तो नीचे की क्वांटिटी छोटी होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर क्या आएगा 1 से बड़ा। और जब हम डेंस टू रेयर में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है 1 से छोटा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी की वेवलेंथ बढ़ा दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो गया। अगर मैं उसका उल्टा बोलूं कि मान लो कि यहां पर 20 होता और यहां 10 होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या आता हमारा बड़ा आता। ठीक है ना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। वैसे तो यहां पर अगर हम देखें, चूंकि हम डेंसर मीडियम में एंटर मार रहे हैं ना, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए तो लैम्डा भी क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि अगर ये कम है तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये अगर ज्यादा है तो वैल्यू घटेगी। ठीक है ना। जैसे हमने आपको एक दूसरा उल्टा एग्जांपल ले लो कि 1 म्यू 2 इक्वल टू, हमने ऐसा लिया होता f इंटू 20 और ये f इंटू 10, तब आंसर कितना आता हमारा बोलो 2। तो हम ये देख रहे हैं जिस मीडियम में हम एंटर कर गए उस मीडियम में अगर हमने लैम्डा की वैल्यू को छोटा किया तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया कि वेवलेंथ और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इन दोनों में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में गैपिंग तब ज्यादा मिलेगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। और इसका मतलब यह है कि जब इसके अंदर गए अगर आपकी वेवलेंथ कम हो गई तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें और रेड कलर की, है ना, वॉयलेट कलर और रेड कलर, ठीक है, दोनों की बात करें तो वॉयलेट कलर का लैम्डा, है ना, कम होता है एज कंपेयर टू रेड। वेवलेंथ कम होती है। अब जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज्यादा है तो डेविएशन यानी कि उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें डेविएशन यानी बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बनता है। ठीक है ना, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है तो इसका मतलब वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट होता है, ज्यादा डेविएट होता है। और अगर हम ग्लास वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर देन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड कलर। अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं, अगर वैसे बात कर रहे हैं, अभी हम प्रिज्म वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। तो वॉयलेट कलर सबसे नीचे की तरफ डेविएट होता है। तो क्यों डेविएट होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हायर है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो कम वेवलेंथ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा डेविएशन होगा तो नीचे की तरफ वॉयलेट कलर मिलेगा और इस तरह से विबग्योर कलर मिलने लगते हैं हमें। तो इस तरह से यहां तक मैंने आपकी जो है मैक्सिमम थ्योरी अभी बता दी। एक पार्ट और बचा है, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब समझते हैं मल्टीपल इमेजेस इन ए थिक प्लेन ग्लास और थिक मिरर। बच्चों जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था ना 9th में, हम उसमें पतला मिरर लेते हैं, मोटा मिरर कभी नहीं लिया होगा। मोटे मिरर में क्या होगा और पतले मिरर में, दोनों में अंतर क्या है, समझते हैं इसको। बच्चों कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एंड इफ ए लाइट इज कमिंग लाइक दिस, है ना, और ये हमने इस पे क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। क्लियर। हमने कहा ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये एक्चुअल पाथ इसका ये है, इधर लाइट जाना चाह रही और इधर मुड़ गई और ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बोल दिया। इसको बोला क्या आपने, बोला रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये है कि अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो क्या 100% रिफ्रैक्शन होगा, क्या 100% रिफ्रैक्शन होगा, तो आंसर होगा नो। 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है। लाइट का कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट भी होता है, तो कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होता है, तो लाइक दिस। मतलब भले ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टीएम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ उसमें कुछ परसेंट लाइट का क्या चलता है, रिफ्लेक्शन भी चलता है। भले दूसरी साइड पॉलिश हो या ना हो, पॉलिश होना जरूरी नहीं है, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। हाँ ये हो सकता है कि रिफ्रैक्शन 95% हो रहा है और रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 5% हो रहा है, पर होगा, थोड़ा तो होता ही है।
यही कॉन्सेप्ट थिक मिरर की में बात कर सकते हैं कि मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती हैं। अगर हम मिरर को थिक कर दें लाइक दिस, थोड़ा सा मोटा अगर हम मिरर ले लें, ठीक है, तो नीचे की साइड उसमें हम कर दें पॉलिश, ठीक है ना, ये हमने पॉलिश कर दी, और यहां पर कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दिस, ठीक है। अब एक रे तो हमने इस पे नॉर्मली फॉल कराई। अब अगर हमने नॉर्मल फॉल कराई है, यानी इंसिडेंट एंगल हमने कितना ले लिया 0, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 0, तो ये सीधी स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट डेविएशन। तो यहां पर जब विदाउट डेविएशन जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। कब नहीं होगी, कब चेंज नहीं होगी, डजंट चेंज, कब नहीं बदलेगी, जब वो नॉर्मली फॉल करेगी तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। अब एक रे और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे तो चाहिए है। हमने एक रे और बना के दिखाई लाइक दिस। अब यहां पर हमने तुरंत नॉर्मल बनाया और ये हमने इंसिडेंट एंगल लिया, इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा पर रिफ्लेक्शन तो कुछ ना कुछ इस सरफेस से थोड़ा बहुत तो होगा ना। तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसे हुए होगा, ठीक है, ये हुआ रिफ्रैक्शन, अपने पाथ से थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इसको डेविएट कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि अंदर का मीडियम हमारा डेंस है और बाहर का मीडियम कैसा है, रेयर। और ये जो नॉर्मल वाली रे थी हमारी इधर थी, तो एक रे हो गई, एक रे हो गई। हमने तुरंत यहां पर एक दूसरा नॉर्मल बनाया। जैसे ही हमने ये नॉर्मल बनाया, क्योंकि ये अंदर पॉलिश है ना, पॉलिश है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे। तो जैसे ही ये यहां स्ट्राइक करेगी तो फिर इस सरफेस पे जाएगी। अब यहां क्या होगा, यहां पर क्योंकि हम डेंस से रेयर में जा रहे हैं तो हमें रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ परसेंट लाइट का रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अगर हम ये कहें कि इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कोई बात नहीं, और अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल को अगर हम पीछे लेके आ जाए तो एक रे ये है और एक रे जो हमारी ये वाली थी, ये दोनों रे इसको पीछे बढ़ाने पे और इसको नीचे लाने पे कम से कम मिनिमम 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो हमारी इमेज बन जाएगी I1। लेकिन ये हमने सिर्फ इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन शो किया है, रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि 100% नहीं होता ना, कुछ परसेंट लाइट का क्या हो जाता है रिफ्लेक्शन, तो यहां से लाइट क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, फिर यहां पर क्या होगा, चूंकि यहां पॉलिश है तो यहां तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां पर है ना, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे इधर चली जाएगी, फिर इस सरफेस पे पहुंचेंगे हम, फिर हमारा क्या होगा बोलो, रेयर मीडियम, फिर हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो ये रे सारी हमारी कहां निकल रही है, देखो पैरेलली आ रही है, और यहां पर हमने अपनी आंख बना दी जिसको विजुलाइज करेंगे। अब ये रिफ्लेक्टेड ले अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमारी इमेज कहां बन जाएगी, इधर बन जाएगी I2। तो ये देखो अंदर क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो रिफ्रैक्शन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ। लेकिन यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि पॉलिश है, पॉलिश हुई, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और साथ में यहां क्या हुआ होगा, फिर से रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा। तो जब जब रे हमारी इमर्ज होके बाहर आएगी, ये इमर्जेंट रे बाहर आ रही है, इनको हम पीछे मिलाएंगे और ये नॉर्मल से जो पास वाले होने वाली जो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मली तो सीधी जाएगी, तो पीछे मिलाने पर आप देखोगे मल्टीपल इमेजेस बनती जाएंगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि घरों में जो मिरर यूज होते हैं वो थिक नहीं होते, थिन होते हैं। अगर मोटे मिरर लिए जाएंगे तो आप शीशे के सामने खड़े होंगे और आपको बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी। तो इस पार्ट में हमने आपका पूरा प्लेन सरफेसेस का इनिशियली थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। अब बचे इसके न्यूमेरिकल, तो हम सेकेंड पार्ट थोड़ा छोटा बनाएंगे पर उसमें हम आपके सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करेंगे इसी से रिलेटेड। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो सकता है बच्चों, बट ये ध्यान रखें कि वीडियो की लेंथ पे ना जाए, आप कॉन्सेप्ट पे जाएं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आपको ये समझ लो कहीं कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इससे सारी चीजें कवर कर सकते हैं। देन आई वुड लाइक टू से, अगर आपको मेरा वास्तव में कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और चाहते हैं कि दूसरे और बच्चों का भी भला हो, है ना, और भलाई को ना आगे बढ़ाते जाना, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स टू इंक्रीज आवर रीच, हमारी रीच बढ़ाने के लिए और उन बच्चों के लिए कम से कम जो इसका बेनिफिट घर बैठे उठाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।